Good morning. Are you getting my voice? Yes, Okay. See, in last lecture we have completed window dressing, secret reserve, uh, I think auditor's responsibility, principles of audit. Okay. This part is already covered in last lecture. Next part, inherent limitations of audit. Okay. What are the limitations of audit or inherent limitations of audit? See, as we discussed, what is mean by audit and principles of audit, objects of audit. On that basis, we can see the limitations of audit. An auditor has to depend on the books of accounts and other records presented before him. Uh, Maintaining the books of accounts and keeping the record is the duty of the management and accountant. Okay, and the auditor is depend on what accountant furnishes before him, hmm, what books of accounts and record presented before him. Auditor needs to rely on that. जैसे क्योंकि ऑडिटर क्या करता है जनरली, जैसे हम बताते हैं कि अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट रेकॉर्ड्स जो है मेंटेन करता है. ऑडिटर काय करतो, जे अकाउंटंटनी दाखवलेलं आहे, जे रेकॉर्ड त्यांनी सबमिट केलेलं तुमच्या समोर जे प्रेझेंट केलेलं आहे, त्या रेकॉर्डवरती तो डिपेंड असतो, लक्षात घ्या. तो सपोज अकाउंटेंट ने अगर आपको गलत रिकॉर्ड दिया, पूरा गलत रिकॉर्ड दिया, फेक रिकॉर्ड दिया, तो ऑडिटर को वही चेक करना पड़ेगा. तो ये डिपेंड है कि ऑडिटर जो है वो ऑडिटर डिपेंडेंट है अकाउंटेंट पे कि अकाउंटेंट कौन सा रिकॉर्ड रिकॉर्ड जो है ऑडिटर के सामने प्रेजेंट करता है. तो ये लिमिटेशन है. जो रिकॉर्ड ऑडिटर के सामने प्रेजेंट किया हुआ है उसका ही ऑडिट क्या करेगा, ऑडिटर ऑडिट करेगा. लक्षात येतं का बघा. जसं मी सांगितलं की सत्यमच्या फ्रॉडमध्ये ऑडिटरच्या समोर जे प्रेझेंट केलं होतं त्याच्यावरतीच ऑडिटरने ऑडिट केलं, पण ते रेकॉर्ड चुकीचं होतं. लक्षात घ्या. ते रेकॉर्ड जे होतं ते चुकीचं होतं. पण याची पेनल्टी जी आहे ती ऑडिटरला सुद्धा लागली, लक्षात घ्या. कारण ऑडिटरने ते व्हेरीफाय करायला पाहिजे होतं आणि एकाच वर्षी नाही झालं तर ते कंटिन्युअसली ती प्रोसेस चालू होती आणि त्यामुळे तो ऑडिटर सुद्धा तिथं दोषी ठरला. लक्षात घ्या. सो क्या है, एन ऑडिटर हैज टू डिपेंड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड बिफोर हिम. उसके सामने जो प्रेजेंट किया होता है उस पे ही ऑडिटर को उस रिकॉर्ड पे ही ऑडिटर को डिपेंड रहना पड़ता है. वही रिकॉर्ड जो है ऑडिटर को चेक करना पड़ता है. द ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड्स. जैसे मैंने इसके पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि ऑडिटर जो है सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है. जैसे मैंने आपको बताया था कि सपोज बिल्डिंग का वैल्यूएशन आपने किया है करंट ईयर में, तो इसका वैल्यूएशन करेक्ट है या नहीं है, ये देखने का काम, या वैल्यूएशन में एक्सपर्टाइज, बिल्डिंग के वैल्यूएशन में ऑडिटर की एक्सपर्टीज नहीं है. तो इसमें कौन एक्सपर्ट है, आर्किटेक्ट है. तो आर्किटेक्ट के वैल्यूएशन सर्टिफिकेट पे ऑडिटर को डिपेंड रहना पड़ता है. या मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको सेकेंड हैंड फ्लैट परचेस करना है, तो बैंक क्या करती है, आपको लोन देती है. सेकंड हैंड हो या फर्स्ट हैंड हो प्रॉपर्टी, तो उस पर बैंक लोन देती है. तो फ्लैट आप परचेस कर रहे हैं, तो ऑडिटर क्या करता है, आपका लोन प्रपोजल जब चेक करेगा तो आपको दी हुई सैंक्शन की हुई अमाउंट जो है ये किसके बेसिस पे देखेगा, जो आर्किटेक्ट ने उस फ्लॅट का व्हॅल्युएशन केलेलं आहे त्या व्हॅल्युएशनच्या बेसिसवरती लोनची अमाऊंट ठरवणार आहे. लक्षात घ्या. आणि मग इथं आर्किटेक्टने समजा 10 लाख रुपये वाढवून दाखवले असतील तर त्याला ऑडिटर काय नाही करू शकत. लक्षात घ्या. ऑडिटर कोणावरती डिपेंड आहे, आर्किटेक्टनी जे व्हॅल्युएशन केलेलं आहे प्रॉपर्टीचं त्याच्यावरती डिपेंड आहे. तो ऑडिटर क्या है, सभी फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है. ऑडिटर इज नॉट टू एक्सपेक्टेड टू बी an expert in all fields. So he depends on certain fields on other persons. For example, legal कुछ आपके सपोज काय म्हणू आपण, कुछ लॉज स्वीट किए हुए हैं आपने, और उस लॉज में
लॉज नहीं, सॉरी, काय म्हणू आपण त्याला, केस फाइल केलेली आहे. ओके, आपने या आपके कंपनी ने केस फाइल किया हुआ है किसी पे, तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है ये ऑडिटर नहीं बता सकता. ये कौन बताएगा? आपका लॉयर बताएगा, क्योंकि वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है. ओके, तो कुछ फील्ड में ऑडिटर जो है वो ऑडिटर कुछ लोगों पे डिपेंड रहता है. तो ये ऑडिट की लिमिटेशन है. Auditor has to make evaluation of internal control system and rely on them, but these there will be always be some risk of internal control system failing to operate as designed. देखिए, जैसे इसके पहले हमने देखा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट में कि ऑडिट को पहले प्लान करना पड़ता है. प्लान करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो इव्हॅल्युएट करेगा, उसकी एक्झामिनेशन कंडक्ट करेगा. आणि ही एक्झामिनेशन जे आहे ते ऑडिटर कंडक्ट करत असतो. पण लक्षात घ्या, काही वेळेला रिस्क अशी असते की ज्या पद्धतीनं तुमची इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेव्हलप केलेली आहे, मी तुम्हाला बँकेचं एक्झाम्पल दिलं होतं, लक्षात घ्या, आठवतं का बघा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ज्या पद्धतीनं डेव्हलप केलेली आहे त्या पद्धतीनं जर प्रत्यक्षात ऑपरेट होत नसेल तर मग हे ऑडिटची लिमिटेशन आहे. लक्षात घ्या, ऑडिटर काय करणार आहे? ऑडिटरला माहित आहे, लक्षात घ्या, तुम्ही बँकेत आल्यानंतर ज्या वेळेला डिपॉजिटर बैंक की विड्रॉल स्लिप भर के देगा तो क्लर्क के पास जाएगी, क्लर्क के पास से ऑफिसर के पास जाएगी, ऑफिसर के पास से मैनेजर के पास जाएगी, मैनेजर के पास से कैशियर के पास जाएगी और फिर कैशियर कैश पेड करेगा. ये प्रोसेस आपने डेवलप की हुई है, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोसेस ऑपरेट नहीं होती है या इम्प्लीमेंट नहीं होती है. यहाँ पे क्या होता है, आप जाके डिपॉजिटर जो है वो विड्रॉल स्लिप भरेगा, फिलअप करके ये जो है ये विड्रॉल स्लिप क्लर्क के पास देगा और क्लर्क से डायरेक्ट कैशियर के पास देगा. तो ये एज जैसे आपने डिजाइन किया हुआ है वैसे वो प्रोसेस अगर रन नहीं करती है, वो अगर ऑपरेट नहीं होती है, वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो ये रिस्क हो सकती है ऑडिटर के लिए. क्योंकि ऑडिटर ने क्या किया, देखा कि मैनेजमेंट ने ऐसे ऐसी सिस्टम डेवलप की है, तो इतने लोग अगर एक ट्रांजैक्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस कम है या फ्रॉड होने के चांसेस कम है, ऐसे ऑडिटर को लगता है. लेकिन एक्चुअल में अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं होती है तो यहाँ पे रिस्क है. तो ये ऑडिट की एक लिमिटेशन है. लीगल राइट्स टू अपॉइंट एन ऑडिटर इज ऑफ शेयर होल्डर्स, बट इन रियलिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट द ऑडिटर. देखिए, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस इज नेसेसरी. ऑडिट प्रिंसिपल में हमने देखा है कि ऑडिटर जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए. वो किसी इमोशन में आना नहीं चाहिए, किसी के प्रेशर में आके उसने काम नहीं करना चाहिए, हमने देखा है ऑडिट प्रिंसिपल्स. तो देखिए, जनरली क्या होता है, एज पर लॉ, एज पर कंपनीज एक्ट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं, रिक्वायर्ड है. लेकिन एक्चुअल में वैसे नहीं होता है. एक्चुअल में क्या होता है, डायरेक्टर्स पहले फाइनल करते हैं, XYZ 3 ऑडिटर है, इसमें से X जो है अपने फेवर का है, तो हम क्या करेंगे, X को अपॉइंट करेंगे, ऐसे डायरेक्टर डिसाइड करेंगे. आणि मग डायरेक्टर्स काय करतील, तुमच्या ज्या अॅन्युअल जनरल मीटिंग आहे त्याच्यामध्ये ठराव पास करून घेतील. लक्षात घ्या, त्याच्यामध्ये शेअर होल्डर्स असतील, पण शेअर होल्डर्सना माहित नाही एक्सलाच आपण का अपॉइंट करतोय, माहित नाही. लक्षात घ्या, म्हणजे ठरवलं कोणी, डायरेक्टर्सनी ठरवलं की XYZ हे 3 ऍप्लिकेशन आलेले आहेत आणि त्याच्यातला X जो आहे तो आपल्याला फेवरेबल आहे, फेवर मध्ये आहे आपल्या, आणि म्हणून मग डायरेक्टर्स सजेस्ट करतील की आपण आलेल्या ऍप्लिकेशन मधून Xला ऑडिट यावर्षी द्यायचं ठरलेलं आहे. मग आपण काय करणार आहोत, ऍज अ शेअर होल्डर, ओके, मंजूर म्हणून आपण तो ठराव मंजूर केला. पण प्रत्यक्षात अपॉइंटमेंट आपण केली का? नाही, डायरेक्टर्सनी ठरवलं. लक्षात घ्या की कोणाला अपॉइंट करायचं आहे. आणि मग याच्यामध्ये ऑडिटरचा इंडिपेंडेंस जो आहे तो इथं हे जे प्रिंसिपल आहे हे फुलफिल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि एज अ ऑडिटर मुझे अगर डायरेक्टर्स ने अपॉर्चुनिटी दी है ये काम करने की, तो मैं मेरा काम मेंटेन करने के लिए क्या करूंगा, यहाँ पे एफर्ट्स लूंगा. मतलब जैसे डायरेक्टर्स बताएंगे त्या पद्धतीनं थोडंफार मी काम करायचा प्रयत्न करणार आहे. लक्षात घ्या, म्हणजे डायरेक्टर्स दुखावले जाणार नाहीत. का? तर मला परत पुढच्या वर्षी याचं काम मिळायला पाहिजे. लक्षात घ्या, असं होऊ शकतं आणि प्रत्यक्षात असं होतं. लक्षात घ्या, म्हणजे डायरेक्टर्सच अपॉइंट करत असतात. किंवा फॉर एक्झाम्पल, आता हे मी ऑफ द रेकॉर्ड बोलतोय. लक्षात घ्या, पतसंस्था ज्या आहेत, म्हणजे ऑफ द रेकॉर्ड म्हणजे असा काय आपण पुरावा कोणाकडे मागू नाही शकत, पण ज्या ऐकून माहिती आहेत त्याच्या थ्रू आपण बोलतोय. लक्षात घ्या, कारण हे ऑन द रेकॉर्ड कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही. ओके, जे आपण ऐकतोय त्या बेसिसवरती आपण बोलत आहोत. समजा पतसंस्थेचं एखाद्या ऑडिट तुम्हाला मिळवायचंय. पूर्वी प्रोसेस जी होती
ती प्रोसेस कशी होती की कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट जे आहे जे डिस्ट्रिक्ट लेवलला होतं ते काय करायचं पूर्ण डिस्ट्रिक्टच्या ज्या पतसंस्था आहेत आणि त्याचं जे ऑडिटर्स असतील मग त्याच्यामध्ये सीए आणि सर्टिफाईड ऑडिटर म्हणजे कोण तर जीडीसी अँड ए जे झालेले असतात तुम्ही कुठेतरी वाचलं असेल जीडीसी अँड ए तर हे जे झालेले असतात ते कोऑपरेटिव्हचं ऑडिट करू शकतात लक्षात घ्या. मग पूर्वी काय व्हायचं म्हणजे 2010-11 पर्यंत की कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंट जे आहे ते अलॉट करायचं त्यांचं पॅनल ठरलेलं असायचं कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में इतने ऑडिटर है और इतने पतसंस्थाज है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है तो कितने को किस ऑडिटर को कितने जा सकते हैं और वो रैंडमली क्या करते थे एक्स को ये वाय को ये असं आपण ते डिस्ट्रीब्यूट केलेलं असायचं लक्षात घ्या ते वरून यायचं. पण 2011-12 नंतर मला वाटतं बहुतेक एक्झॅक्ट इयर लक्षात नाही माझ्या पण त्याच्यानंतर ये जो राइट है ये गवर्नमेंट ने क्या किया उस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया. मतलब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को बताया उन्होंने कि आपका ऑडिटर जो है आपको शेयर होल्डर के मीटिंग में उसको अपॉइंट करना है ऐसे बताया. तो इन जनरल यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है म्हणजे हे सांगितल्यामुळं काय झालं की ऑडिटर जे आहे ते ऑडिटर आता डायरेक्टर्सना भेटू लागले आणि डायरेक्टर्स मग ठरवणार आहेत की मी याला द्यायचं ऑडिटर की याला द्यायचं. तुमच्या घरी जर कोण पतसंस्थांचे डायरेक्टर्स असतील तर त्यांना ही प्रोसेस माहीत असेल लक्षात घ्या. ऑडिटर ठरवणार आहेत की आपल्याकडं समजा 4-5 ऑडिटर ए बी सी डी इतने एप्लीकेशन आए हैं लेकिन इसमें से किसको ऑडिट देना है ये पहले डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे बाद में वो शेयर होल्डर की मीटिंग में क्या करेंगे रेजोल्यूशन पास करेंगे. तो ये प्रोसेस अभी ऐसे होती है. तो एक्चुअल में देखिए शेयर होल्डर का राइट है लेकिन एक्चुअल में जब प्रैक्टिस में हम देखेंगे तो डायरेक्टर्स जो होते हैं वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं. तो यहाँ पे ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं रहता है. तो ये लिमिटेशन है. नेक्स्ट देखिए auditor depends upon explanations and information given by the responsible officer or client. Such information and explanation may not be correct. अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए सपोज फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कैश पेड किया हुआ है और कैश पेड किए हुए वाउचर पे जो रिसीवर है उसकी साइन नहीं है तो जो अकाउंटेंट एक्सप्लेनेशन देगा या रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर जो एक्सप्लेनेशन देगा उस पर ही ऑडिटर को रिलाई होना पड़ेगा उस पर ही ट्रस्ट करना पड़ेगा. ये एक्सप्लेनेशन गलत भी हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोव्हाइड की है वो आपको गलत भी हो सकती है म्हणजे त्या संदर्भात त्या ट्रान्झॅक्शनशी रिलेटेड एखादी माहिती तुम्हाला सांगितली असेल अकाउंटंटनी तर ती चुकीची पण असू शकते लक्षात घ्या. त्यामुळे त्याच्यावरतीच तुम्हाला विसंबून राहावं लागेल क्योंकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इसका रिकॉर्डिंग किसने किया है मिस्टर एक्स ने. तो मिस्टर एक्स इज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन एंड जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि जो भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ये करेक्ट हो भी नहीं सकता है चुकीचं पण असू शकतं लक्षात घ्या. जैसे मैंने बताया कि ऑडिटर को जो जो क्यूरीज मिलती है जिसमें डाउट्स रहता है वो क्या करता है वो नोट डाउन करता है. जैसे हम जहाँ पे नोट डाउन करता है उससे हम क्या कहते हैं वो वर्किंग पेपर्स. लक्षात येतं का बघा आपण वर्किंग पेपर्स मी तुम्हाला सांगितले होते प्रिंसिपल्स में हमने देखे कि ऑडिटर जो है वर्किंग पेपर्स पे डिपेंड होता है जो कि ऑडिटर को प्रूव करता है कि ऑडिटर ने ऑडिट जो है पूरे ऑडिट प्रिंसिपल्स फॉलो करके ऑडिट किया हुआ है ये प्रूव करता है. ये डॉक्यूमेंट जो है ये है आपका ऑडिट वर्किंग पेपर्स. तो उस वर्किंग पेपर्स में ऑडिटर क्या करता है उसकी जो भी क्यूरीज है त्या क्यूरीज पूर्ण नोट डाऊन करत असतो लक्षात घ्या आणि या त्या क्यूरीज वरती एक्सप्लेनेशन घेत असतो. मग त्या एक्सप्लेनेशन घेत असताना समोरच्या ऑफिसरनी समजा एखादं एक्सप्लेनेशन चुकीचं दिलं आणि ते तुम्ही नोट डाऊन केलं तर त्याच्यावर कदाचित तुम्हाला विश्वास ठेवावा लागेल लक्षात घ्या. आणि हे चुकीचं असेल तर तुम्ही जे तुमचं ओपिनियन बनवणार आहात क्योंकि ऑडिट का फर्स्ट ऑब्जेक्ट या प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है टू एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा वो गलत हो सकता है. नेक्स्ट देखिए टेस्ट चेकिंग. जनरली टेस्ट चेकिंग मी सांगितलेलं आहे तुम्हाला रेफरन्स मला वाटतं कुठं आला होता प्रिन्सिपल मध्येच आला होता. नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट 100% चेकिंग. टेस्ट चेकिंग रिक्वायर्स एंड जजमेंट रिगार्डिंग एरियाज ऑफ टेस्ट चेकिंग. देखिए ऑडिटर जो होता है उस बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक 100% ट्रांजैक्शंस. सो ऑडिटर फॉलोज टेस्ट चेकिंग मेथड. और इस टेस्ट चेकिंग में देखिए आपका अगर जजमेंट गलत हो गया
हाँ, ये जजमेंट पे डिपेंड है। आपका जजमेंट जो है कि आपको लगता है कि यहाँ पे फ्रॉड कम रहेंगे, जैसे हमने देखा है। हाँ, कि ऑडिटर क्या करता है, पहले इंफॉर्मेशन निकालता है कंपनी की, डिस्कशन करता है कंपनी के ऑफिसर के साथ, और बाद में वो डिसाइड करता है कि प्लानिंग करता है, और उस प्लानिंग में डिसाइड करता है कि कहाँ पे टेस्ट चेकिंग करना है, मतलब ऑडिट प्रिंसिपल्स जो है वो कहाँ पे कैसे अप्लाई करने हैं, ऑडिट प्रोसेस कहाँ पे कैसे अप्लाई करने हैं, डिसाइड करता है। तो ये टेस्ट चेकिंग जो है एक पॉलिसी है ऑडिट की। हाँ, टेस्ट चेकिंग कुठं आपण अप्लाय करायचं, जिथं आपल्याला वाटतं कि रिस्क जहाँ पे कम है वहां पे आप टेस्ट चेकिंग अप्लाई करेंगे, लेकिन रिस्क कम है ये जजमेंट ऑडिटर का है। ऐसे आपको किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे फ्रॉड नहीं है। हाँ, आणि सांगितलं असेल तरी ते चुकीचं असू शकतं, लक्षात घ्या। म्हणून मग ऑडिटर जो है, एज अ ऑडिटर मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे रिस्क कम है। अगर ये जजमेंट जो है ये मेरा गलत हो गया, वहां पे फ्रॉड है, लेकिन मैंने टेस्ट चेक अप्लाई किया है, इसलिए वो फ्रॉड जो है तो फ्रॉड मला मिळाला नाही, लक्षात घ्या, असं होऊ शकतं। त्यामुळं ही लिमिटेशन आहे, लक्षात घ्या। ऑडिट की लिमिटेशन है टेस्ट चेकिंग, क्योंकि आपका जजमेंट जो है वो अगर गलत जाता है तो रिजल्ट जो है ऑडिट का वो भी गलत आएगा। नेक्स्ट देखिए, परचेस लास्ट है ये, परचेस पावर ऑफ रूपी चेंजेस। जैसे हम देखते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके पहले हमने देखा है। याद आता है कुछ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग ये चैप्टर हमने देखा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, लास्ट चैप्टर था। तो परचेस पावर ऑफ रूपी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मतलब आज जो आप 100 रुपीज में परचेस करेंगे, फॉर एक्झाम्पल, खूप लांबचं नाही, लक्षात घ्या। तर आपण काय करू, एक्झाम्पल म्हणून समजा जानेवारी 2019 किंवा जानेवारी 2020 मध्ये जे तुम्ही 100 रुपीज मध्ये पेट्रोल 1.25 लिटर्स परचेस करू शकत होता, समथिंग 80च्या आसपास काहीतरी त्याचं प्राइस होती, लक्षात घ्या। पण तेच पेट्रोल तुम्ही जानेवारी 2020 मध्ये त्याच पेट्रोलसाठी आपण मोर दॅन 100 रुपीज पे करतोय, लक्षात घ्या, पर लिटर। म्हणजे तुमच्या रुपीची परचेस पॉवर जी आहे ती चेंज होते, लक्षात घ्या। किंवा जे आपण एडिबल ऑइल म्हणतो ज्याला, तो पाऊच जो आहे, समजा जेमिनीचा पाऊच तुम्ही जानेवारी 2020 मध्ये तो पाऊच 90 रुपीजला जो परचेस करायचा, तोच पाऊच मे जून 2021 मध्ये आपण त्याच पाऊचला 180 रुपीज पे करत होतो, लक्षात घ्या। परचेस पावर ऑफ रूपी जो है वो चेंज होती है। And generally the financial statement do not reveal the present value of assets and liabilities। तो अभी मार्च में जो वैल्यू थी 1 रुपीज की, 1 रुपीज की, 100 रुपीज को अभी नहीं है वो। मार्च मधली जी व्हॅल्यू आहे पैशाची ती आत्ताची आहे का, नाही, लक्षात घ्या, ती कमी झालेली आहे। ती व्हॅल्यू जी आहे ती पैशाची कमी झालेली असते। आणि जनरली आपण काय करत असतो, जे फायनान्शियल स्टेटमेंट आहे किंवा जे रेकॉर्डिंग आपण केलेलं आहे ते रेकॉर्डिंग पास्ट मध्ये केलेलं असतं। मार्च का ट्रांजैक्शन जो है हम मई जून अक्टूबर तक कभी भी उसको ऑडिट कर सकते हैं कंपनी में। ऑक्टोबर किंवा सप्टेंबर पर्यंत त्याचं ऑडिट होतं, लक्षात घ्या। म्हणजे मार्च मधली जी अमाऊंट आहे ती आपण सपोज जुलैमध्ये व्हेरीफाय केली तर त्याच्या परचेस पॉवर ऑफ रुपी जी आहे, रुपीची अमाऊंट जी आहे ती चेंज होते, लक्षात घ्या। त्यामुळे कदाचित खरी जी वैल्यू है असेट एंड लायबिलिटीची, जो करेक्ट वैल्यू है वो दिखा नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ऑडिट के लिमिटेशंस है, इनहेरेंट लिमिटेशंस, आप इसको कुछ कर नहीं सकते हैं। ये नेचुरल लिमिटेशंस है। नेक्स्ट देखिए, कंसेप्ट कुछ हमें देखने हैं, उसमें से कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। ओके, तो देखिए मटेरियलिटी कंसेप्ट हम सिंगल वर्ड्स में ऐसे बता सकते हैं, द इंफॉर्मेशन और अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच अफेक्ट्स ऑन द डिसीजन ऑफ अ रीडर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, उसके डिसीजन पे जो आइटम, जो इम्पोर्टेंट आइटम है वो उसके डिसीजन पे अफेक्ट करता है, उससे हम कहते हैं मटेरियलिटी या मटेरियल आइटम। कोई भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हो या बैलेंस शीट में कोई ऐसा आइटम हो जो रीडर के डिसीजन पे अफेक्ट करता है, उससे हम कहते हैं मटेरियल आइटम। द आइटम विच आर इंपॉर्टेंट आइटम है एंड अफेक्ट्स द डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलग अलग यूजर्स है, हमने देखे हैं कौन कौन यूजर है, तो उसके डिसीजन पे अफेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं मटेरियल आइटम। मटेरियल आइटम डिपेंड अपॉन द साइज नेचर ऑफ द आइटम। साइज और नेचर जो आइटम है आइटम की, उस पे डिपेंड होता है
हम ऐसे कुछ भी नहीं बता सकते कि सैलरी ये मटेरियल आइटम है या वेजेस मटेरियल आइटम है। ये जो है ये फर्म की उस कंपनी ऑडिटर का जजमेंट और उस आइटम की साइज उस पे डिपेंड है। तो मटेरियल आइटम कोई भी हो सकता है, ऑफिस एक्सपेंसेस हो सकता है, सॅलरी हो सकता है, डेप्रिशिएशन हो सकता है। तो कुठलाही मटेरियल आयटम होऊ शकतो, लक्षात घ्या, जो रीडरच्या डिसिजनवरती अफेक्ट करेल। ते डिपेंड आहे त्या कंपनीवरती। द ऑडिटर शुड यूज हिज प्रोफेशनल जजमेंट। तो मटेरियल आइटम ढूंढने के लिए ऑडिटर को उसका प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो यूज करना है। द ऑडिटर शुड यूज हिज प्रोफेशनल जजमेंट टू डिसाइड द मटेरियलिटी ऑफ द आइटम। मटेरियलिटी आइटम का डिसाइड करने के लिए ऑडिटर को उसका प्रोफेशनल जजमेंट जो है वो यूज करना है। द आइटम विच इन्फ्लुएंस रीडर्स डिसीजन शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। जो रीडर्स या यूजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके डिसीजन पे अगर इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है, तो वो आइटम सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे हम कह सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, ऑडिटर को ऐसे लगता है कि जो एक्सपेन्सेस है, सपोज हम असं कन्सिडर करू की ऑफिस एक्सपेन्सेस आहे, ऑफिसमध्ये आपण स्टेशनरी इन्क्लूड केलेलं आहे। ऑफिसमध्ये समजा आपण डेली चहा वगैरे ऑफिसच्या स्टाफला देतो तो इन्क्लूड केलेला है, ब्रेकफास्ट ऑफिस का इंक्लूड किया है। ये टोटल मिला के ऑफिस एक्सपेंसेस एक ही हेड के अंडर आपने सभी लिया हुआ है। तो ऑडिटर का जजमेंट ऐसा कहता है कि जो एक्सपेंसेस मोर देन 50,000 आते हैं इंडिविजुअल, वो आपको अलग से दिखाने हैं। ऐसे ऑडिटर को लगता है। या सपोज जो एक्सपेंसेस मोर देन 10,000 है उसको इंडिविजुअल अलग से दिखाना है। तो हम देखिए, मैंने दो बताया आपको, एक जो है ऑफिस एक्सपेंसेस मेन हेड है उसके अंडर आपने क्या किया, टी ब्रेकफास्ट ये जो एक्सपेंसेस है जो ऑफिस से रिलेटेड है वो भी उसमें डाले हैं आपने, और स्टेशनरी एक्सपेंसेस भी उसमें डाले हैं। तो ऑडिटर का जजमेंट कहता है कि मोर देन 10,000 एक्सपेंसेस जो है वो अलग से आपको दिखाने हैं। ये डिपेंड है, फर्म टू फर्म चेंज होता है। तो इस केस में ऑडिटर के हिसाब से स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है वो है 25,000, और जो ऑफिस एक्सपेंसेस, अदर ऑफिस एक्सपेंसेस जिससे हम टी ब्रेकफास्ट जो भी है वो है 20,000। ऐसे 45,000 के ऑफिस एक्सपेंसेस है। ऑडिटर आपको क्या बताता है, ऑडिटर का जजमेंट क्या कहता है, मोर देन 10,000 जो एक्सपेंसेस है वो अलग से दिखाने हैं। तो इस केस में ऑफिस एक्सपेंसेस से आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेशनरी अलग दिखाना पड़ेगा और ऑफिस एक्सपेंसेस अलग दिखाने पड़ेंगे। लक्षात येतं का बघा, याला म्हणतो आपण मटेरियल आयटम। ते हा आयटम कोणता मटेरियल आहे किंवा कोणता इम्पॉर्टंट आयटम आहे हे आपण डिसाइड म्हणजे असं इन जनरल सांगू शकत नाही। लक्षात घ्या, ते ऑडिटरचं प्रोफेशनल जजमेंट जे आहे ते डिसाइड करणार आहे। पण मटेरियल आयटम कोणता असतो, जसं मी सांगितलं की एक महत्वाचा आयटम असतो जो रीडरच्या डिसीजन वरती इम्पैक्ट करतो, जो रीडर के डिसीजन पे इफेक्ट करता है, वो है आपका मटेरियल आइटम। एंड मटेरियल आइटम शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये मटेरियल आइटम कैसे डिसाइड होगा, द ऑडिटर शुड यूज हिज प्रोफेशनल जजमेंट टू डिसाइड द मटेरियल आइटम। ओके, तो ये है आपकी मटेरियलिटी कंसेप्ट। ऑडिटर शुड सी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम। जैसे मैंने बताया कि सेपरेटली मटेरियल आइटम आपको दिखाना है। तो ऑडिटर ने डिसाइड किया है कि मोर देन 10,000 जो भी एक्सपेंसेस है वो सेपरेटली आपको दिखाने हैं। तो ऑडिटर को ये देखना है कि पूरे मटेरियल आइटम जो है वो अलग अलग दिखाए हैं या नहीं दिखाए हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कोई है तो दिखाया है या नहीं दिखाया है, ये ऑडिटर को देखना है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में हमने देखा है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज किसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल तो देखिए आपकी डेप्रिशिएशन की मेथड जो है, मी प्रत्येक वेळी डेप्रिशिएशन यूज करतोय कारण आपण डेप्रिशिएशन प्रॅक्टिकली करतोय म्हणून आपण ते यूज करतोय, लक्षात घ्या। कारण आपण 11 टू एमकॉम पर्यंत गेलो तरी आपण डेप्रिशिएशन चार्ज करत असतो। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या है, देखिए डेप्रिशिएशन की मेथड है आपकी स्ट्रेट लाइन मेथड, लास्ट ईयर तक फॉलो करते थे, लेकिन लास्ट ईयर को आपको ऐसे लगा कि अगर हम WDV मेथड फॉलो करेंगे तो अपने रिजल्ट जो है वो अच्छे दिखेंगे, अच्छे आएंगे फाइनेंशियल रिजल्ट, ऐसा आपको लगता है। तो लास्ट ईयर को आपने क्या किया, मेथड ऑफ डेप्रिशिएशन जो है वो चेंज किया आपने। तो इसे हम कहते हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, क्योंकि डेप्रिशिएशन चार्ज करने की मेथड ये अकाउंटिंग पॉलिसी है।
तो आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कन्वर्ट किया। या स्टॉक वैल्यूएशन है आपका, स्टॉक वैल्यूएशन भी आपने मेथड जो है वो चेंज कर दी। फिफो मेथड थी आपकी, आपने वेटेड एव्हरेज मेथड फॉलो कर दी। जे काय असेल ते आपण जे अकाउंटिंग पॉलिसीज मध्ये चेंज केलेले आहेत ते सेपरेटली फायनान्शियल स्टेटमेंट पाहिजे, लक्षात घ्या। Auditor should see that financial statement should comply with all legal and regularity requirements. ऑडिटरनी हे बघितलं पाहिजे की पूर्ण ज्या कायदेशीर बाबी आहेत त्या तुम्ही फुलफिल केलेल्या आहेत की नाही। तो मटेरियल आयटम के लिए मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया, जे मगाशी सांगितलं होतं तेच एग्जांपल आपण बघितलेलं आहे। एक्सपेंसेस एक्सीडिंग 1% ऑफ द टोटल रेवेन्यू और ₹5,000 whichever is higher should be disclosed separately। ये एग्जांपल है, ये ऐसे ही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑडिटर ने डिसाइड किया है कि 1% ऑफ रेवेन्यू या 5,000 whichever is higher should be a material item and it should be disclosed separately, ऐसे ऑडिटर का जजमेंट बताता है। तो ये आपको देखना है। ज्या एक्सपेन्सेस से 5,000 अमाउंट असेल किंवा 1% रेव्हेन्यूच्या जे आयटम्स असतील ते वेगवेगळेच दाखवले पाहिजेत, ते एकामेकात क्लब नाही केले पाहिजेत, लक्षात घ्या। जसं मी मग सांगितलं तुम्हाला की ऑफिस एक्सपेन्सेस मध्ये स्टेशनरी आहे, चहापान आहे किंवा अदर ऑफिस एक्सपेन्सेस जे काय असतील ते तुम्ही त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केले असतील, तर तसं न करता ते वेगवेगळे दाखवले पाहिजेत। यालाच म्हणतो आपण मटेरियल आयटम। नेक्स्ट देखिए कन्सेप्ट ऑफ ट्रू अँड फेअर। खरी आणि रास्त परिस्थिती ज्याला म्हणतो आपण, ट्रू अँड फेअर मतलब खरी आणि रास्त। It is a fundamental concept. The auditor should express his opinion on financial statement that whether the state of affairs and the result of the entity are truly and fairly represented in the accounts. बघा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अपने ऑडिट का क्या है, तो एक्सप्रेस द ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रूली एंड फेयरली प्रेजेंट करते हैं रिजल्ट या नहीं करते हैं, ये ऑडिटर को देखना होता है। As per section 211(5), the accounts of the company shall be deemed as not disclosing a true and fair view। कब नाही कहते हैं, देखिए, ट्रू अँड फेअर व्ह्यू, खरी आणि रास्त परिस्थिती दाखवत नाहीत असं आपण कधी म्हणणार आहोत, इफ दे डू नॉट डिस्क्लोज एनी मॅटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज पर शेड्यूल 6 ऑफ द ऍक्ट। शेड्यूल 6 में जो बताया हुआ है, आता कंपनीज ऍक्टचं शेड्यूल 6 आहे, त्यातले जे आयटम वेगवेगळे दाखवायला सांगितलेले आहेत तसं जर दाखवलं नसेल तर मग आपण म्हणू शकतो की आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ट्रू एंड फेयर व्यू डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो देखिए हम कैसे बताएंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो नहीं करते हैं या करते हैं। टू एंश्योर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑडिटर हैज टू सी ट्रू अँड फेअर व्यू दाखवतात की नाही हे बघण्यासाठी ऑडिटरने खालील गोष्टी बघितल्या पाहिजेत। तर कोणकोणत्या बघा, नो मटेरियल असेट इज ओमिटेड। मटेरियल आइटम हमने देखा है, मटेरियल आइटम जो इम्पोर्टेंट आइटम है जो कि ऑडिटर डिसाइड करता है, तो ऐसी कोई असेट जो है इम्पोर्टेंट वो रेकॉर्ड करने की नहीं रही है, राहिलेली नसेल तर मग तुमची ट्रू अँड फेअर व्यू शो करतात। मटेरियल लायबिलिटीज आर नॉट ओमिटेड, काही लायबिलिटीज राहिलेल्या नसतील ज्या इम्पॉर्टंट असतील। मटेरियल म्हणजे इम्पॉर्टंट आयटम, लक्षात घ्या। मटेरियल लायबिलिटीज आर नॉट ओमिटेड, असेट राहिली नसेल, लायबिलिटी राहिली नसेल। अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है आपने फॉलो किए हैं, उसमें चेंज नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया कि अगर उसमें चेंज होता है तो आपको डिस्क्लोज करना है कि आपने क्यों चेंज किए हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैव बीन फॉलोड कंसिस्टेंटली आप अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है अपने फॉलो करते आए हुए हैं। मतलब सालों साल आपने डेप्रिसिएशन की सेम मेथड फॉलो की है, सालों साल आपने असेट का व्हॅल्युएशन का मेथड जो भी है वो फॉलो किया है, किंवा स्टॉक व्हॅल्युएशन जे आहे ते कंटिन्युअसली आपण फॉलो करत आलेलो आहोत, किंवा रेव्हेन्यू रिकॉग्निशनच्या ज्या AS9 मध्ये ज्या पॉलिसीज सांगितलेल्या आहेत त्या पॉलिसीज नुसार आपण काय करत आहोत, आपलं रेव्हेन्यू जे आहे ते रिकॉग्नाइज करत आहोत। त्यामुळे अकाउंटिंग पॉलिसीज तुम्ही कंसिस्टेंटली वर्षानुवर्ष सेम फॉलो करत आहात। असेट्स आर नाइदर अंडर वैल्यूड नॉर ओवर वैल्यूड। अब देखिए यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन कब करते हैं, ये हमने देखा है, विंडो ड्रेसिंग और सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने के लिए आप असेट का अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन करते हैं। असेट्स आर नाइदर, देखिए म्हणजे ओव्हर व्हॅल्युएशन ही नाही, अंडर व्हॅल्युएशन ही नाही, म्हणजे करेक्ट व्हॅल्युएशन झालेलं आहे अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज या प्रिंसिपल्स। तो आपके असेट जो है उसका वैल्यूएशन आपने करेक्ट किया है।
The profit and loss account and balance sheet has been prepared in accordance with part 1 of Schedule 6. Part 1 जो जसं मगाशी आपण बघितलं की कंपनीज ऍक्टचे शेड्यूल 6 जे आहे त्यामध्ये बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट दिलेला आहे. त्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही तुमची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन फायनान्शियल स्टेटमेंटची प्रिपेअर केलेली आहे. लायबिलिटीज आर नायदर ओव्हर व्हॅल्यूड नॉर अंडर व्हॅल्यूड. तो बघा हे आयटम हे जर करेक्ट असेल तर तुमचे फायनान्शियल स्टेटमेंट ट्रू अँड फेअर व्यू म्हणजे खरी आणि रास्त परिस्थिती दाखवतात असं आपण म्हणू शकतो. कब कहेंगे कोई असेट आपने रिकॉर्ड करने से नहीं रही है, लायबिलिटी नहीं रही है, आपने कंटिन्यूअसली अकाउंटिंग पॉलिसीज सेम फॉलो किए हैं, असेट का ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन कुछ नहीं हुआ है, मतलब करेक्ट वैल्यूएशन हुआ है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है एज पर कंपनीज एक्ट आपने प्रिपेयर किया है और कोई लायबिलिटी जो है उसका भी अंडर वैल्यूएशन है, ओव्हर वैल्यूएशन नाही हुआ है. काही आयटम आपण घेतलेले आहेत जे रेग्युलर असतात, लक्षात घ्या. तर एवढं झालं असेल तर आपण सांगू शकतो की तुमची बॅलन्स शीट जी आहे आणि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है बॅलन्स शीट ट्रू एंड फेअर व्यू शो करते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं. तो बघा शेवटचे काही पार्ट याच्यातले आहेत ते आपण आज कंप्लीट करू हा टॉपिक. डिफरन्स बिटवीन अकाउंटिंग अँड ऑडिटिंग. अकाउंटिंग आणि ऑडिटिंग मधला डिफरन्स काय आहे बघा. मीनिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेअर करते हैं. लक्षात येतं का बघा. अकाउंटिंग मधलं बेसिक टार्गेट काय आहे, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करणं आणि त्या बुक्स ऑफ अकाउंट मध्ये रेकॉर्डिंग करणं आणि रेकॉर्डिंग करून त्याच्यावरून फायनान्शियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ये आपका अकाउंटिंग का काम है. ऑडिट का देखिए, ऑडिट क्या है, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू रिपोर्ट whether the book shows true and fair view or not. ऑडिटिंग क्या है, एग्जामिनेशन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. अकाउंटिंग है रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और उसके बेसिस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना. और ऑडिटिंग है आपका क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट करना और उसके बेसिस पे रिपोर्ट करना कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते हैं या नहीं करते हैं. लक्षात येतं का बघा. नेक्स्ट देखिए उसका नेचर, एसोसिएटेड विद प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अकाउंटिंग क्या करता है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है. वही ऑडिटिंग देखिए, एसोसिएटेड फॉर एस्टॅब्लिशिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट अँड अदर रेकॉर्ड्स. ऑडिट मध्ये काय होतं की फायनान्शियल स्टेटमेंट आणि जे काय अदर रेकॉर्ड आहे त्याची रिलायबिलिटी चेक केली जाते. बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्ही एक्झामाइन करताय आणि ते करेक्ट आहेत की नाही, जे फायनान्शियल स्टेटमेंट तुम्ही प्रिपेअर केलेले ते आपण सांगत असतो, त्याला म्हणतो आपण रिलायबिलिटी. किती विश्वासू आहेत तुमचे जे फायनान्शियल स्टेटमेंट आहेत त्याच्यावर किती विश्वास ठेवायचा, हे कोण सांगत असतं, ऑडिट सांगत असतं. लक्षात घ्या. अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है, देखिए कमेंसमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स. देखिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बुक कीपिंग एंड्स होता है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होता है. लक्षात येतं का बघा. जहाँ पे बुक कीपिंग एंड्स होता है वहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट होता है और जहाँ पे अकाउंटिंग एंड होता है वहां पे ऑडिट स्टार्ट होता है. अकाउंटिंग का पार्ट जहाँ पे खत्म होता है वहां पे ऑडिट स्टार्ट होता है. क्वालिफिकेशन देखिए, अकाउंटेंट के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर अकाउंटेंट, बट कॉमर्स ग्रेजुएट्स आर प्रेफर्ड फॉर अकाउंटिंग पोस्ट. लेकिन ऑडिट के लिए auditing for audit purpose practicing chartered accountant under the meaning of ICAI is required, must be required. ऑडिट के लिए कौन चाहिए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर द मीनिंग ऑफ ICAI. ICAI को कौन है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. लक्षात घ्या. प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो प्रैक्टिस भी कर सकता है, जॉब भी कर सकता है. जो जॉब करता है उसके पास प्रॅक्टिसिंग सर्टिफिकेट असू शकणार नाही. लक्षात घ्या. कारण मी CA फायनल झालो आणि मी डायरेक्ट जॉबला गेलो, तर प्रॅक्टिस मला जर करायची असेल तर फायनलची एक्झाम झाल्यावर सुद्धा मला काही इन्स्टिट्यूटच्या फॉर्मॅलिटीज कम्प्लीट कराव्या लागतात. त्याच्यानंतर मला इन्स्टिट्यूट प्रॅक्टिसिंग सर्टिफिकेट इश्यू करत असते. लक्षात घ्या. आणि म्हणून प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है ऑडिट के लिए. रिपोर्टिंग देखिए, नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी. जिन्होंने आपको अपॉइंट किया है अकाउंटेंट को कोई रिपोर्ट नहीं देना पड़ता है आपको. काम आपने किया, आपका हो गया,
लेकिन ऑडिट में देखिए रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जिसने आपको अपॉइंट किया है उसको आपको रिपोर्ट देना पडता है. फॉर एक्झाम्पल इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट मध्ये मॅनेजमेंट तुम्हाला अपॉइंट करत असतं आणि मॅनेजमेंटला तुम्हाला रिपोर्टिंग करावं लागतं. लक्षात घ्या. एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी ऑडिट में आपको शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं तो शेयर होल्डर्स को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है. तो ऑडिट में रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग करना इंपॉर्टेंट है. जब जहाँ पे आप रिपोर्ट करते हैं वहां पे आपकी ऑडिट प्रोसेस जो है वो एंड होती है, लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा कोई रिपोर्टिंग आपको करना नहीं होता है. स्टेटस देखिए, अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, इंपॉर्टेंट है. अकाउंटेंट कौन है? एम्प्लॉय है, कामगार आहे, लक्षात घ्या. लेकिन ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पर्सन, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट में देखा है. इंडिपेंडेंस इज इंपॉर्टेंट है ऑडिटर का. ऑडिटर इज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पर्सन, तो एम्प्लॉय नाही आहे, लक्षात घ्या. तो कामगार नाहीये. रेम्युनरेशन, अकाउंटंट रिसीव्स मंथली सैलरी, अकाउंटंटला आपण मंथली सैलरी पे करत असतो. लेकिन ऑडिटर को सैलरी नहीं होती है, ऑडिटर रिसीव्स फीज. ऑडिटरला सैलरी असते का? कारण तो एम्प्लॉईज नाही आहे म्हटल्यावर त्याला सैलरीचा प्रश्न नाही आहे. ऑडिटर रिसीव्स फीज फॉर द वर्क परफॉर्म बाय हिम, जो वो उसका वर्क करता है उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है. नेक्स्ट देखिए ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है हम देखेंगे. मीनिंग देखिए, सिस्टमॅटिक एक्झामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू रिपोर्ट वेदर द बुक शोज ट्रू अँड फेअर व्ह्यू, जे आपण आता बघितलं होतं की एक्झामिनेशन आपण कंडक्ट करतो बुक्स ऑफ अकाउंट्सची, त्याला आपण म्हणतो ऑडिट. इन्वेस्टिगेशन देखिए, इट इज डन फॉर स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज के लिए जो आप करते हैं. इन्वेस्टिगेशन इज डन व्हेन एनी एरर और फ्रॉड इज डिटेक्टेड, अगर वहां पे फ्रॉड है ऐसे डिटेक्ट हुआ, ज्यावेळेला फायनल होणार आहे की इथं फ्रॉड आहे किंवा चुका आहे, त्याच वेळेला इन्व्हेस्टिगेशन होतं, लक्षात घ्या. ते स्पेशल पर्पज साठी केलं जातं, त्याचा स्पेसिफिक पर्पज असतो, त्याला म्हणतो आपण इन्व्हेस्टिगेशन. पीरियड देखिए ऑडिट का, जनरली क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली ऑडिट जो है वो कंडक्ट करते हैं. ऑडिट इज कैरिड आउट क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली, बट इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट इज नॉट लिमिटेड टू रिजिड टाइम फ्रेम, किसी टाइम फ्रेम के लिए लिमिटेड नहीं है. इन्वेस्टिगेशन 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल का भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है. जर एखाद्या कंपनीमध्ये फ्रॉड सापडला तर मागच्या 5 वर्षाचं रेकॉर्डिंग तिथे इन्वेस्टिगेट केलं जाऊ शकतं, लक्षात घ्या, व्हेरीफाई किया जा सकता है. तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई रिजिड टाइम फ्रेम नहीं है, वो डिपेंड है कि आपका जो फ्रॉड हुआ है या एरर्स जो आपके हैं उस पर डिपेंड है कि कितने टाइम का रिकॉर्ड जो है वो इन्वेस्टिगेटर चेक करेगा. अपॉइंटमेंट देखिए, ओनर्स और शेयर होल्डर्स अपॉइंट द ऑडिटर, ओनर्स और शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं. लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए इवन थर्ड पार्टीज, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटर. थर्ड पार्टी कोणी किंवा स्टेक होल्डर्स जो भी होते हैं उसमें से कोई भी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट कर सकता है. थर्ड पार्टीज, गवर्नमेंट सुद्धा अपॉइंट करू शकतो, लक्षात घ्या. रिपोर्ट, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इज प्रिस्क्राइब्ड अँड इट इज प्रेझेंटेड टू द शेअर होल्डर्स. कंपनीज ऍक्ट मध्ये त्याचा फॉर्म दिलेला आहे, जे ज्याचं ऑडिट तुम्ही करत आहात त्या ऍक्ट मध्ये त्याचा फॉर्म दिलेला असतो, लक्षात घ्या. अगर आप कोऑपरेटिव का ऑडिट कर रहे हैं तो कोऑपरेटिव एक्ट में, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एक्ट में आपको मिलेगा. LIC किंवा इंश्योरेंस कंपनी का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट में उसका रिपोर्ट जो है वो कैसे देना है आपको मिलेगा. बैंक का ऑडिट कर रहे हैं, बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में उसका क्या मिलेगा, और ऑडिट रिपोर्ट जो आहे तो मिळणार आहे. कंपनीचं ऑडिट आपण करत आहोत, कंपनीज ऍक्ट मध्ये त्याचा रिपोर्ट असणार आहे, लक्षात घ्या. इन्वेस्टिगेशन में देखिए, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, कहाँ पे इसका रिपोर्ट नहीं है. इट इज प्रेजेंटेड टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ कंडक्टेड, जिसकी तरफ से आप ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है. लेकिन इसका कोई फॉर्म नहीं है. जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ही अपना फॉर्म बनाएगा. ये असं फिक्स फॉर्म काय नाही है, लक्षात घ्या. ऑडिट में देखिए, कंडक्टेड, इट इज कंडक्टेड फॉर प्रोप्राइटर्स ओनली. जनरली देखिए, शेयर होल्डर के लिए आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन इट इज कैरिड आउट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्टी इंटरेस्टेड इन द मैटर. जैसे हमने देखा, कोई भी स्टेक होल्डर, थर्ड पार्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोणी त्याच्यामधली इंटरेस्टेड पार्टी असेल त्याच्या थ्रू आपण ते करत असतो, लक्षात घ्या. क्वालिफिकेशन, ऑडिट का क्वालिफिकेशन, ऑडिटर का क्वालिफिकेशन. ऑडिटर मस्ट बी अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. इन्वेस्टिगेशन के लिए देयर इज नो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन वहां पे प्रिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि कौन इन्वेस्टर हो सकता है, सॉरी इन्वेस्टिगेटर हो सकता है. इन्वेस्टर आणि इन्वेस्टिगेटर फरक आहे, लक्षात घ्या. कंपल्सरी
इट इज कंपल्सरी टू ऑल कंपनीज। ऑडिट जो है जनरली कंपल्सरी है कंपनीज के लिए। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपल्सरी बट it is carried out when it is required under certain circumstances. It is required under certain circumstances. ज्या वेळेला त्याची गरज असेल, जिथं फ्रॉड मिळाला असेल तर त्यावेळेला तिथं त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन केलं जाईल. म्हणजे कसा फ्रॉड झालेला आहे, काय केलेलं आहे त्यांनी, कोणाची चुकी आहे याच्यामध्ये, ह्या सगळ्या गोष्टी इन्व्हेस्टिगेट करण्यासाठी मग इन्व्हेस्टिगेशन जे आहे ते कॅरी केलं जातं. स्कोप देखिए इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जनरली ऑडिट का स्कोप होता है प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट. लेकिन इन्व्हेस्टिगेशन इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड विथ ओनली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जे जे त्याला रेकॉर्ड बघायचं असेल ते सगळं रेकॉर्ड इन्व्हेस्टिगेटर बघू शकतो, लक्षात घ्या. म्हणून इन्वेस्टिगेशन का स्कोप जो है वो अनलिमिटेड है. मतलब वो डिसाइड करेगा इन्वेस्टिगेटर, किस पे डिसाइड करेगा कि फ्रॉड जो है या एरर जो है कैसा है, उस पे वो डिसाइड करेगा कुछ उसे क्या क्या चेक करना है, कितने टाइम का चेक करना है या किस फॉर्मेट में उसको रिपोर्ट देना है, ये सब इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा. ओके, तो इसमें कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है. लेकिन ऑडिट में पूरा प्रिस्क्राइब्ड है. उसके अपॉइंटमेंट जो है वो शेयर होल्डर्स करेंगे. ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स होता है. सिर्फ बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड जो भी आइटम्स रहेंगे उसके बेसिस पे वो ऑडिट करेगा और रिपोर्टिंग शेयर होल्डर्स को करेगा. तर हे दोन्हीमध्ये डिफरन्सेस आहेत. आणि याच्यातला लास्ट पार्ट जो है टाइप्स ऑफ ऑडिट, फर्स्ट टॉपिक में से लास्ट पार्ट जो है वो 5-10 मिनट में खत्म करेंगे हम. बैलेंस शीट ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट. देखिए बैलेंस शीट ऑडिट इट इज आल्सो नोन एज फाइनल ऑडिट. इसे ही हम फाइनल ऑडिट कह सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी कह सकते हैं. इट इज स्टार्टेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड इट इज कैरिड आउट अंटिल कंप्लीशन. फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ये स्टार्ट होता है. जे 31 मार्च नंतर जनरली चालू होतं आणि ते जोपर्यंत कंप्लीट होत नाही तोपर्यंत चालू असतं. म्हणजे 2-4 दिवस ते चालू असतं. ऑल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर कंसिडर्ड फॉर ऑडिट. असेट्स और लायबिलिटी के जो पूरे आइटम्स हैं उसका ऑडिट आप करते हैं, उसे हम बैलेंस शीट ऑडिट कहते हैं. एडवांटेजेस क्या है देखिए, लिमिटेड स्कोप फॉर अल्ट्रेशन. अल्ट्रेशन का मतलब क्या है, जो फिगर्स आप चेंज करते हैं उसे हम अल्ट्रेशन कहेंगे. तो यहाँ पे स्कोप कम है क्योंकि ईयर कंप्लीट होने के बाद ही ऑडिट हो रहा है. मग आपल्याला फिगर म्हणजे जो कोण अकाउंटंट आहे त्याला अल्टर करण्यासाठी काही चान्स नसणार आहे, लक्षात घ्या. लेस टाइम रिक्वायर्ड, टाइम मिनिमम लगता है बैलेंस शीट ऑडिट के लिए क्योंकि पूरे साल के बाद आप एक ही बार बैलेंस शीट चेक करेंगे. नो पीरियडिक डिस्टर्बेंस टू द स्टाफ. बार बार आप कंपनी में जाके ऑडिट के लिए स्टाफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे. सो नो पीरियडिक डिस्टर्बेंस टू द स्टाफ. लेस एक्सपेन्सिव्ह, एक्सपेन्सेस कमी येतील, लक्षात घ्या याच्यासाठी, या ऑडिटसाठी. कारण ऑडिटर जो आहे तो एकदाच विजिट करणार आहे, कैरिड आउट वंस इन अ ईयर. तो एक ही बार ऑडिटर आपकी कंपनी में आएगा. उसके एक्सपेंसेस जो है उसका ट्रैवलिंग देना पड़ता है, उसको खाना देना पड़ता है, जो भी एक्सपेंसेस ऑडिटर पे करेंगे या ऑडिट की फीज रहेंगी, या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कमी होतात, लक्षात घ्या. कारण एकच वेळ वर्षातून तुमच्याकडे ऑडिटर येणार आहे. इम्प्रूव्स इफिशियंसी ऑफ द क्लाइंट स्टाफ. क्लाइंट स्टाफ की इफिशियंसी इम्प्रूव होती है क्योंकि यहाँ पे अल्टर करने के लिए, फिगर्स में अल्ट्रेशन करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको स्कोप नहीं होता है, इसलिए उसकी इफिशियन्सी, मग आपण चेंज करू शकत नाही तर आपलं काम जे आहे ते परफेक्ट झालं पाहिजे असं त्या क्लायंटच्या स्टाफला वाटतं आणि त्याच्यातून मग त्याची इफिशियन्सी जी आहे ती इम्प्रूव्ह होऊ शकते. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं देखिए, शॉर्टेज ऑफ टाइम. टाइम शॉर्ट है ऑडिटर के लिए क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद कुछ दिनों में आपका ये ऑडिट करना पड़ता है. तो टाइम लिमिट जो है ऑडिटर के लिए, ये ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, शॉर्टेज ऑफ टाइम. डिले इन रिपोर्ट क्योंकि पूरे साल की जो बैलेंस शीट है वो आपको 3-4 दिन में वेरीफाई करनी होती है, इसीलिए टाइम उसको जो है वो कम पड़ता है. तो ऑडिट रिपोर्ट देने में भी डिले हो सकता है. डिटेल चेकिंग नॉट पॉसिबल. 100% चेकिंग जो है आप 2-4 दिन में कर नहीं सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है. टाइम फॉर फ्रॉड. फ्रॉड के लिए टाइम मिळता है, जैसे टीमिंग अँड लॅडिंग. आठवतं का बघा, मी सांगितलं होतं तुम्हाला, वर्षाच्या शेवटी मी ती अमाऊंट जमा केली. यांनी दिलेली जी 1 लाख रुपीज अमाऊंट होती ती मार्च मध्ये मी जमा केली. तोपर्यंत वर्षभर को ऑडिटर येणार नव्हता, काही नाही. त्यामुळे मी वर्षभर ती अमाऊंट मी यूज केली, माझी गरज भागवली आणि मग मी मार्च मध्ये ती अमाऊंट कंपनीला जमा करून टाकली. याला म्हणतो आपण टीमिंग अँड लॅडिंग. बघितलं तो ये फ्रॉड के लिए टाइम मिल सकता है. आपका कंटिन्यूअस ऑडिट होता है तो ये जो फ्रॉड है ये नहीं हो सकता. तो नेक्स्ट ऑडिट का टाइप देखिए, इंटरिम ऑडिट. इंटरिम ऑडिट इज एन ऑडिट विच इज कंडक्टेड बिटवीन द 2 एनुअल ऑडिट्स.
दो एनुअल ऑडिट्स के बीच में, मतलब हाफ ईयरली जो कंडक्ट करते हैं उसे हम इंटरिम ऑडिट कहते हैं. जैसे इंटरिम डिविडेंड जो है वो हाफ ईयरली आप देते हैं, म्हणजे पहिले 6 महिने कंप्लीट झाल्यानंतर जे ऑडिट होतं त्याला आपण इंटरिम ऑडिट म्हणतो. इट इज कंडक्टेड व्हेन कंपनी इंटेंड्स टू पे इंटरिम डिविडेंड. जब कंपनी को इंटरिम डिविडेंड पे करना होता है तो ये जनरली कंडक्ट करते हैं. ज्याला मध्यावधी डिविडेंड म्हणतो आपण. इट इज कंडक्टेड व्हेन द बिजनेस इज प्रपोज टू बी सोल्ड. जब आपका बिजनेस सेल करना है तो भी आप ये ऑडिट जो है ये कंडक्ट कर सकते हैं. और इन केस ऑफ फर्म्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन, कब ऑडिट कंडक्ट हो सकता है? फर्म अगर है तो रिटायरमेंट के टाइम ऑफ इंटरिम ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं. एडमिशन के टाइम ऑफ इंटरनल ऑडिट, इंटरनल और इंटरिम अलग है. डेथ के टाइम पार्टनर का डेथ हुआ या फर्म आपकी. एडवांटेजेस देखिए, टू पब्लिश इंटरिम फिगर्स अँड डिक्लेअर इंटरिम डिव्हिडंड. इंटरिम डिव्हिडंड आपल्याला करायचं असेल, जसं मी सांगितलं की सप्टेंबर पर्यंत ऑडिट तुम्हाला करायचं है. आपका ईयर कैसे है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, लेकिन बीच में सितंबर को आप ऑडिट करेंगे. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि करंट ईयर में प्रॉफिट ज्यादा है तो हम इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को 6 महीने के बाद. तो इस केस में कंपनी क्या करती है? इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए, एक्चुअल में प्रॉफिट है या नहीं है आपको लगता है, लेकिन ऑडिट के बाद वो फाइनल होगा, तो ये फाइनल करने के लिए इंटरिम ऑडिट जो है वो कंडक्ट करते हैं और उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हैं. अर्लियर डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स. अगर आपको लगता है की फ्रॉड्स या एरर्स रह नाही जाए, असं वाटतं बाबा, वर्षाच्या शेवटी बघण्यापेक्षा आपण मध्येच एखादा ऑडिट कंडक्ट करू आणि मग आपल्याकडे काही चुका झाल्या असतील किंवा फ्रॉड झाले असतील तर ते आपण शोधून काढू. याच्यासाठी मग इंटरिम ऑडिट म्हणजे वर्षाच्या मध्ये दोन फायनल ऑडिटच्या मध्ये किंवा अॅन्युअल ऑडिटच्या मध्ये आपण एखादा ऑडिट कंडक्ट करू शकतो. बर्डन ऑन स्टाफ टू बी अलर्ट. स्टाफ पे बर्डन रखने के लिए, क्योंकि स्टाफ को पता है कि 6 महीने के बाद ऑडिटर आने वाला है, तो ये बर्डन स्टाफ पे रहेगा, तो एरर्स कम करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा. इसलिए ये इंटरिम ऑडिट जनरली कंडक्ट करते हैं. फॉर कंप्लीशन ऑफ फाइनल ऑडिट इन टाइम, जैसे हमने अभी देखा कि पूरे साल का एक ही साथ आप ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे टाइम लिमिट होता है, तो ये टाइम जो है वो कम पड़ता है ऑडिटर को. और इसके लिए आप अगर साल में 2 बार ऑडिट करेंगे तो पहले 6 मंथ का ऑडिट जो है वो एक बार हो गया तो नेक्स्ट 6 मंथ का ऑडिट आप कर सकते हैं. तो टाइम जो है वो आपको क्या होता है? फाइनल ऑडिट के लिए ज्यादा मिलता है. प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स. एरर्स और फ्रॉड प्रिवेंट करने के लिए यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ से यूटिलाइजेशन करण्यासाठी, क्योंकि जैसे हमने बताया कि देखा है कि ऑडिटर जो है वो किस पे डिपेंड होता है? वर्क डन बाय अदर्स प्रिन्सिपल. बघा तुम्हाला आठवतं का? मी तुम्हाला सांगितलं होतं की ऑडिट जे आहे ते प्रत्यक्षात ऑडिटर करत नाही तर त्याचा स्टाफ असतो. तो सपोज पूरे साल में अगर एक ही बार आपको ऑडिट करना है मार्च के बाद, तो पूरे साल भर ऑडिट स्टाफ कीप करने की आपको जरूरत नाही है. असं होऊ शकतं, लक्षात घ्या. मग हा जो स्टाफ आहे या स्टाफला काम काहीतरी पाहिजे वर्षभर, आणि मग वर्षभर काम तुम्हाला जर द्यायचं असेल तर मग मध्ये ऑडिट जे आहे ते तुम्हाला कंडक्ट केले पाहिजेत, लक्षात घ्या. तो ऑडिट स्टाफ का यूटिलाइजेशन प्रॉपर करने के लिए इंटरिम ऑडिट जनरली किया जा सकता है. अप टू डेट्स अकाउंट फॉर बैंक और इन्वेस्टर्स. बैंक को अकाउंट्स आपको देने पड़ते हैं. फायनान्शियल स्टेटमेंट जो है बँक डिमांड करते, लक्षात घ्या. किंवा स्टॉक स्टेटमेंट, जर तुमचं लोन असेल बँकेमध्ये, हायपोथेसिस लोन असेल किंवा कॅश क्रेडिट लोन असेल तर बँक्स तुमचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड करत असते, मंथली किंवा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगर आपका इंटरिम ऑडिट होता है तो अप टू डेट स्टेटमेंट आप बैंक को दे सकते हैं. चेक ऑन एम्प्लॉयज टू कीप अकाउंट्स रेडी अँड अप टू डेट. वरचाच तो पॉइंट रिपीट झालेला, लक्षात घ्या की स्टाफवरती बर्डन राहतं आणि त्यामुळे मग अकाउंट्स जे आहेत तुमचे रेडी राहू शकतात, अप टू डेट राहू शकतात. डिसएडवांटेजेस देखिए इंटरिम ऑडिट के क्या हो सकते हैं? इट डिसरप्ट्स अकाउंट्स वर्क, क्योंकि आप साल में 2 बार ऑडिट करेंगे तो अकाउंटिंग वर्क जो है उस टाइम के लिए 4 दिन के लिए डिस्टर्ब हो सकता है. 8 दिन 15 दिवस, जितके दिवस तुमचं ऑडिट चालणार आहे तेवढे दिवस डिस्टर्ब होऊ शकतात. ऑडिट इन इंस्टॉलमेंट्स. ऑडिट जो है पार्ट में होता है, तो जहाँ पे ऑडिट हुआ है तो वहाँ पे आप फ्रॉड कर सकते हैं. जिसका ऑडिट हुआ है वहाँ पे फिगर अल्टर करके, चेंज करके आप फ्रॉड कर सकते हैं. एक्सपेंसिव है क्योंकि ऑडिटर आपके पास 2 बार आने वाला है, एक बार की जगह 2 बार आने वाला है. एरर्स एंड फ्रॉड्स इन बुक्स ऑलरेडी चेक्ड. जिसका ऑडिट हुआ है उसमें आप क्या कर सकते हैं? फिगर चेंज करके फ्रॉड कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूअस ऑडिट.
ऑडिट विच इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द अकाउंटिंग ईयर। रेग्युलर इंटरवल के बाद 15 दिन 1 महीना के बाद प्रत्येक महिन्याला तुम्ही ऑडिट येऊन करणार आहात, लक्षात घ्या. म्हणजे प्रत्येक महिन्याचं ऑडिट किंवा प्रत्येक 15 दिवसांनी ऑडिट तुम्ही करणार आहात, त्याला आपण म्हणतो कंटिन्युअस ऑडिट. The audit work begins in the accounting year itself, where the volume of transaction is large. अकाउंटिंग ईयर जितना स्टार्ट होता तिथूनच तुमचं ऑडिट स्टार्ट होतं. अप्रैल खत्म हो गया तो ऑडिटर आपके फर्म में आ गया, आपकी कंपनी में आ गया अप्रैल के ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए. मई खत्म हो गया तो मई एंड को ऑडिटर जो है वो आपके कंपनी में आ गया मई के ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए. जहाँ पे ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बड़ा होता है, लार्ज होता है, वहां पे जनरली कंटिन्यूअस ऑडिट कंडक्ट किए जाते हैं. फिर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड चेक इज वीक. और जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होती है या वीक होती है, वहां पे कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो जनरली कंडक्ट किया जाता है. तो इसके एडवांटेजेस देखिए क्या है. क्विक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, क्योंकि आप पूरे मंथ पूरे साल में कंटिन्युअसली ऑडिट कर रहे हैं. प्रत्येक महिन्याचा आपण जसा महिना संपला की ऑडिट आपण करत आहोत. त्यामुळे मग फायनल अकाउंट्स जे आहेत, फायनान्शियल स्टेटमेंट जे आहे ते प्रिपेअर करण्यासाठी आपल्याला वेळ कमी लागणार, लक्षात घ्या. कारण आपण कंटिन्युअसली फायनल अकाउंट जे आहेत आपले ते चेक होत आहेत, त्यामुळे आपण फाइनल अकाउंट जे आहे ते वेळेत प्रिपेयर करू शकतो. अर्ली डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अर्ली प्रिपेयर होंगे तो डिविडेंड भी आपके शेयर होल्डर को आप अर्ली डिक्लेअर कर सकते हैं. अप टू डेट अकाउंट्स फॉर बँक्स इन्व्हेस्टर, जसं मगाशी आपण बघितलं की बँक्स असतील किंवा इन्व्हेस्टर्स असतील त्यांना तुमचे फायनान्शियल स्टेटमेंट गरजेचे असतात, मंथली असतील क्वार्टरली असतील, बँक डिमांड करत असतात आणि त्यांना मग ते फायनान्शियल स्टेटमेंट अप टू डेट तुम्ही देऊ शकताय, ऑडिट झालेलेच देऊ शकताय. चेक ऑन एम्प्लॉईज टू कीप द अकाउंट्स रेडी अँड अप टू डेट, जे आपण इंटेरियमचे बघितले तेच इथं आहेत, लक्षात घ्या. प्रिव्हेंट एरर्स अँड फ्रॉड्स, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ का यूटिलाइजेशन करने के लिए. डिसएडवांटेजेस देखिए, ये एक्सपेंसिव है, उसकी फीस ज्यादा हो सकती है क्योंकि ऑडिटर आपके कंपनी में मंथली आएगा. तो उसका आने जाने का खर्चा सगळं तो इन्क्लूड करणार आहे, लक्षात घ्या. ऑडिटर खिशातलं घालून तो काम तुमच्याकडे करायला येणार नाहीये, त्यामुळे त्याचा खर्च वाढू शकतो. एरर्स एंड फ्रॉड्स इन बुक्स ऑलरेडी चेक्ड, जहाँ पे ऑडिट हुआ है वहां पे आप फिगर अल्टर करके एरर्स और फ्रॉड कर सकते हैं. डिसरप्ट्स अकाउंटिंग वर्क्स, क्योंकि हर मंथ में ऑडिटर आएगा तो उसके लिए चेकिंग के लिए 2, 3, 4 दिन जो भी लगेंगे उतने टाइम के लिए आपका अकाउंटिंग वर्क जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है. क्युरीज में रिमेन अनडिटेक्टेड, क्युरीज काही वेळेला अनडिटेक्टेड राहू शकतात, लक्षात घ्या. चेक केलेला आहे त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स करू शकतात अकाउंटंट सुद्धा खूप हुशार असतात. जे चेकिंग झालेलं आहे त्याच्यामध्ये चेंज करायचं आणि ते पुढे कॅरी फॉरवर्ड करायचं, असं करू शकतात, लक्षात घ्या. बर्डन ऑफ वर्क इंक्रीजेस ऑन ऑडिट स्टाफ, ऑडिटर का जो स्टाफ होता है उस पर भी बर्डन होता है, क्योंकि हर मंथ एक कंपनी का नहीं 10 कंपनी का आपके पास कंटिन्यूअस ऑडिट है, तो वो काम ज्यादा आपको हो सकता है और त्याच्यामुळे त्याच्यावरती बर्डन येऊ शकतं. कारण एक्सचं संपवायचं आहे, वायचं संपवायचं आहे काम, आपल्याला झेडचं पण संपवायचं आहे. प्रत्येकाचं काम इन टाइम तुम्हाला संपवायचं असेल तर ते बर्डन जे आहे ते ऑडिट स्टाफवरती येऊ शकतं आणि त्याच्यामुळे क्युरी ज्या आहेत त्या सुद्धा अनडिटेक्टेड राहू शकतात. नेक्स्ट देखिए, कन्करंट ऑडिट, एक्झामिनेशन ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन ऑन कंटिन्युअस बेसिस. आता जे बघितलं तेच आहे, फक्त नाव वेगळं आहे, लक्षात घ्या. वेगळं दिलेलं आहे सिलेबसला म्हणून आपण बघत आहोत. कंटिन्युअसली यहाँ पे जो है कंकरंट ऑडिट में चेकिंग जो है वो कंटिन्युअसली होती है. अंडर दिस ऑडिट चेकिंग इज डन डेली बेसिस और इन फ्यू डेज. बघा, कंटिन्युअस ऑडिट मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की महिन्यानी चेक केलं जाईल, पण इथं काय केलं जातं, दररोज ट्रान्झॅक्शन जनरली चेक केले जातात किंवा 8 दिवसाचे ट्रान्झॅक्शन एका वेळी चेक केले जातील. Generally, this type of audit is carried out in banks and it is done on regular basis. Generally, bank मध्ये concurrent audit जे आहे ते कॅरी केलं जातं. आणि बाकी जे आहे त्याचे ऍडव्हान्टेजेस आणि डिसएडव्हान्टेजेस कंटिन्युअस ऑडिट सारखे सेम आहेत, लक्षात घ्या. म्हणून मी इथं वेगळे घेतले नाहीत, कारण तेच पॉईंट आपल्याला इथं परत डिस्कस करायचे आहेत. कंटिन्युअस ऑडिटचे ऍडव्हान्टेजेस डिसएडव्हान्टेजेस जे आहेत ते कंकरंटचे आहेत, लक्षात घ्या. कारण कंकरंट आणि कंटिन्युअस मध्ये फक्त एवढा फरक आहे की कंटिन्युअस ऑडिट आफ्टर इंटरवल, कुछ इंटरवल के बाद, मतलब 15 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद ऑडिट कंडक्ट होता है. यहाँ पे डेली बेसिस पे होता है या वीक के बाद होता है, लक्षात घ्या. डेली बेसिस किंवा 1, 2, 4 दिवसानंतरचं ऑडिट इथं कंडक्ट होतं. हा मेन डिफरन्स आहे, बाकी सेम आहे. नेक्स्ट देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट. अब स्टैट्यूटरी ऑडिट और बैलेंस शीट ऑडिट जनरली सिमिलर है. द ऑडिट विच इज कंपल्सरी अंडर द लॉ. जे कंपल्सरी ऑडिट आहे एखाद्या ऍक्ट खाली,
त्याला आपण स्टॅच्युटरी ऑडिट म्हणतो. ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर प्रोविजंस ऑफ ए पर्टिकुलर लॉ. उस कंपनी के उस एक्ट में जो बताए हैं प्रोविजंस, उसके तहत जो ऑडिट होता है उसे हम कहते हैं स्टॅच्युटरी ऑडिट. जसं मी सांगितलं की बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट में बैंक ऑडिट दिखाया है, कंपनी एक्ट में कंपनीज ऑडिट है, या इन्शुरन्स कंपनीज ऍक्ट में इन्शुरन्स कंपनीज ऑडिट है. जे ऍक्ट आहेत ज्या फर्मला ऍप्लिकेबल, किंवा कोऑपरेटिव्ह मध्ये कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट मध्ये कोऑपरेटिव्हचं ऑडिट कसं करायचं या संदर्भातल्या प्रोव्हिजन्स आहेत लक्षात ठेवा. त्या प्रोव्हिजन्स प्रमाणे ऑडिट जे आहे ते आपल्याला कंडक्ट करावं लागतं. ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर्स आर लेट डाउन बाय द लॉ. और ऑडिटर के क्या ड्यूटीज है और क्या राइट्स है ये उसी एक्ट में बताया गया होता है. कंपनीज एक्ट फॉर एग्जांपल मी दिलेला आहे, कंपनीज एक्ट 2013 में ऑडिटर्स के ड्यूटीज बताए हैं. और कंपनी ज्या आहेत प्रायव्हेट पब्लिक ज्या काही असतील त्या कंपनीज ऍक्ट मध्ये ज्या काही प्रोव्हिजन सांगितलेले असतील त्यानुसार त्याचं ऑडिट करायचं आहे. बैंकिंग कंपनीज का बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 है. इंश्योरेंस कंपनीज का इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है. उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ऑडिट जो है वो कंडक्ट करेंगे. और लास्ट है एनुअल ऑडिट. एनुअल ऑडिट और बैलेंस शीट आणि स्टॅच्युटरी ऑडिट जवळपास सेम आहे. ईयर एंड के बाद अब जो ऑडिट कंडक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं एनुअल ऑडिट. ओके, ईयर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जो हम ऑडिट कंडक्ट करेंगे वो है आपका एनुअल ऑडिट. ज्या बॅलन्स शीट ऑडिटच्या तुमच्या क्युरीज आहे, सॉरी ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेज आहेत त्याच एनुअल ऑडिटच्या आहेत, लक्षात घ्या. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फायनान्शियल ऑडिट विथ द ऑडिट विच इज कंडक्टेड इज कॉल्ड एन एन्युअल ऑडिट. ओके, अँड ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस सेम तुम्ही बॅलन्स शीट ऑडिटच्या इकडे कॅरी करू शकताय. तर हे काही टाइप्स ऑफ ऑडिट्स आहेत. आणि हा आपला फर्स्ट टॉपिक होता जो आपला संपलेला आहे. काय कोणाला याच्यामध्ये डिफिकल्टी आहे का? हॅलो, ठीक आहे. आपण नेक्स्ट लेक्चरला सेकंड टॉपिक जो आहे आपला ऑडिट प्लॅनिंग हा स्टार्ट करू. काही डिफिकल्टी असतील तर मला तुम्ही पर्सनली व्हॉट्सअपला टाकू शकताय. त्याच्यावरती आपण डिस्कस करू. ठीक आहे, थांबू आपण.